What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. The worst part of corruption is money laundering. जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये जो मर्जी कर लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पहली दफा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई NRO देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकबका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। दुनिया में कोई वजीर आजम नहीं जो दुनिया के अंदर जाके अपने मुल्क की इतनी बदखोई करे। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि खान साहब मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके अपने ही मुल्क का बदनामी करते हैं। जितनी देर मैं रहूंगा पावर में उतनी देर इनके लिए खतरे की घंटी बज रही है और वो जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है। धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में भेज दूंगा। और भाई माजी में भी हमने हथकड़ियां हमने सही, किसको आप धमकियां दे रहे हैं? कि जनाब वजीर आजम ने बार बार ये जिक्र किया है कि अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाह रही है। अपोजिशन के यहाँ ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है। हम भले आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, किसी साजिश के नतीजे में ये निजाम मुनहदिम हो या हुकूमत गिरे या हुकूमत जाए, ऐसी कोई सोच हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। खान साहब, हम तो आपको हुकूमत करने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका धोखा इस कौम के सामने पूरी तरह एक्सपोज होना चाहिए। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहली शायद सियासी हुकूमत है जिसने अपने पहले 100 दिन में ही अपोजिशन को इतना नाराज कर दिया है। ये अपोजिशन और हुकूमत जो है वो खुलकर आमने सामने है। 2008 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो हमें आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उस PMLN जो कि अपोजिशन थी वो उनके साथ अलायंस में थी। तकरीबन 1-1.5 का वक्त उन्होंने उसी तरह से गुजारा। उस वक्त जो वजीर खजाना थे वही वजीर खजाना थे इसाक डार साहब, जो बाद में PMLN की गवर्नमेंट में रही। उसके बाद भी डिफरेंसेस हुए जो कि एक आम सी बात है और समझ में आने वाली बात है। इसी तरह से 2013 की जब PMLN की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे सामने आई और उसके साथ साथ जो PTI थी उसने भी 2014 में जाके जो है वो धरना दिया और उसके बाद उसने खुलकर अपोजिशन की। तो कहने का मकसद ये है कि ये पहली हुकूमत है जिन्होंने पहले 100 दिन में ही अपने सामने एक मजबूत अपोजिशन तैयार कर ली है। और अब जब खान साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन हमें चलने नहीं देना चाहती, हुकूमत गिराना चाहती है, तो वहां से आवाज आती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप हुकूमत पूरी करें। दूसरा जो एक अहम इंपॉर्टेंट इशू है जिसको भी अपोजिशन बड़ा उस पर एतराज कर रही है कि खान साहब जब मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं तो वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। उनको वो कहते हैं कि अब आप वजीर आजम हैं, अब आप वफाक की बात करें, अब आप मुल्क की हिमायत की बात करें, ना कि आप जाके वहां पे बताते हैं कि जी हमारे मुल्क में जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो करप्ट बैठे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर और कुछ मजीद चीज़ों पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो कि PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पैट्रन चीफ है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के, MNA हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट है हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से। और यहाँ पर जी अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि अजहर सिद्दीक साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करने और प्रोडक्शन ऑर्डर वापस लेने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस्मानी रिमांड के दौरान किसी मुल्जिम रुकन असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में इदारों के खिलाफ बयान दिया है और उसके साथ साथ वो कहते हैं उनको नाअहल भी किया जाए क्योंकि इस किस्म की जो मराद दी जा रही है या जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो शहबाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये भी जरा उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, एक चीज और जो आपके गोशगुजार करनी है और उसको हमने हाईलाइट भी इसलिए करना है, अप्रिशिएट भी इसलिए करना है वजीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने लाहौर में बेसिकली CM पंजाब को उन्होंने एक ऑर्डर्स जारी किया। उन्होंने कहा कि जो बेघर अफराद हैं जो जमीन खुले आसमान के तले सो रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं जो कि इंतहाई सर्दी में तब्दील होंगी,
हमें आपको याद होगा कि 9 नवंबर को उन्होंने शेल्टर हाउस का इफ्तिताह भी किया था, शेल्टर होम्स का, और उन्होंने कहा कि जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाते, जो सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं या खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं, उनके लिए आरजी टेंट विलेज या आरजी शेल्टर हाउसेस तैयार की जाए और उस टेंट में खाना भी मुफ्त फराहम किया जाए। और मेरे ख्याल है 100 के लगभग 60-70 के लगभग पहले दिन जो है वहां पे और वो बेघर उस टेंट पे उन्होंने रात गुजारी भी है। तो एक बहुत अच्छा इकदाम, ऐसा इकदाम जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, और एक आम आदमी के लिए, एक आम गरीब के लिए। बट एनीवेज अपने प्रोग्राम के टॉपिक पर आ जाते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, क्योंकि आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, मुझे बताएं कि आपको एतराज ये है कि इनकी जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, उसका तर्ज हुकूमत सही नहीं है। आपको एतराज सिर्फ ये है कि अवाम को उस हद तक रिलीफ नहीं दिया जा रहा जो जिसके वादे किए गए थे, और या आपको एतराज ये है कि अपोजिशन का खुलकर एहतसाब किया जा रहा है, या सिर्फ एतराज ये है कि मुल्क के बाहर जाके अपोजिशन को बताया जा रहा है कि वो करप्ट है? देखें जी, हमारे तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, लेकिन दर हकीकत में जो अभी हमारा मौक़िफ़ है और जो हमारा बयानिया है, वो इनको चेहरा दिखाना है, इनकी नाअहलियों का, इनके यू टर्न्स का। और हमारा जो बयानिया है वो सिर्फ ये है कि आज तक हम इनको आईना दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि हम आज भी इंतजार करते हैं उन बुलडोजर्स का जो गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी। आज भी हम उन यूनिवर्सिटी के चांसलर्स का वेट कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था। आज भी हम रुपये को स्ट्रेंथन होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने डिवैल्यूएशन की वो 900 अरब रुपया जो गरीब आवाम के ऊपर चढ़ा, तो हम देखना चाहते हैं क्या पॉलिसी बनाते हैं कि मुल्क आगे लेके जाते हैं और वो जो है बोझ जो लोगों पे डाला गया वो खत्म किया जाए। और जहां तक एहतसाब की बात है, जिसके ऊपर आज आपका प्रोग्राम फोकस करता है, कि देखिए एहतसाब आपका वो होना चाहिए जो क्रॉस द बोर्ड नजर आए। आज शहबाज शरीफ साहब को आपने किस केस में पकड़ा हुआ है, और हम बार बार चीख के ये बोलते हैं कि उस केस के ऊपर जो अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ, वो केस नैब ने जो अभी तक फाइल भी नहीं किया, वो केस जो नैब ने अभी तक अपना बयानिया, और नैब के डीजी खुद टीवी में बैठ के अपना बयानिया देते हैं, कहते हैं कि हम अरेस्ट करते हैं। मैं एहतसाब की बात कर लेती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे इतना बता दीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि आप इनको आईना दिखाना चाहते हैं, तो डोंट यू थिंक सो दैट्स टू अर्ली, दिस इज प्रीमेच्योर? लेट देम कंप्लीट एटलीस्ट 100 डेज, उसके बाद तो फिर आप कोई बात भी करें। अभी से अगर आप पहले 100 दिन में कोई हुकूमत बता दें जो काम कर लेती है, पहले 100 दिन में नहीं, पहले 6 महीने में शहबाज शरीफ ने कहा, साहब ने कहा था मैं लोड शेडिंग का खात्मा कर दूंगा। नहीं, सुन ले पूरी बात। तो उसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि स्लिप ऑफ टंग था, जज्बाती है, जोश खिताबत में बोल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको पता था नहीं हो सकता। ठीक है, अब तो बी रियलिस्टिक। दो बातें करता हूं कि एक वेदर फोरकास्ट करने वाला बंदा जो होता है ना, जो बहुत अरसे से वेदर फोरकास्ट करता हो, और तो उनको जो क्लाइमेट चेंज में करते हैं, तो व्हेन यू नो द फर्स्ट विंड अराइव्स, वो आपको मार्केट आपको बता देते हैं कि मौसम कितनी आंधी आ रही है, क्या वेदर होगा, किस तरह, और अप्रोक्सीमेट बताते हैं। हम खाली हमारा जो उनसे सवाल है, और हम बार बार कहते हैं, और हम इनको मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि मुल्क से बाहर जाके जो आप एतराज कर रहे हैं कि वहां जाके करप्ट हम ये नहीं कह रहे। आज इनकी पॉलिसीज की वजह से अगर हम यही टाइम उठाए इस क्वार्टर का, मियां नवाज शरीफ के दौर में जब वो आए थे, और इनका क्वार्टर उठाएं, तो उस दौर में मियां नवाज शरीफ के आने के बाद $637 मिलियन का कारोबार हुआ लोकल मार्केट में। आज इनके क्वार्टर में वही कारोबार 254 मिलियन हो गया। ये हमारा सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है, जो कमाते हैं, जो लोग हैं। और इसमें ये वो पैसा है जो एक ताजर अपना सोना बेचता है, जो एक बंदा अपनी गाड़ी बेचता है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के। तो ये इनकी चीजों की वजह, हर एक चीज इन चीजों की वजह से, या ये लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो बैंकिंग चैनल यूज करना छोड़ दें, या इन्होंने इतनी तबाही मचा दी अपने फर्स्ट क्वार्टर में कि मार्केट 1/3 से खत्म हो गई है। ठीक है, इस पे तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जो असल एतराज है, जो मैंने बात भी की है, जिसपे अपोजिशन कि इमरान खान साहब मुल्क में रह के अगर इन लोगों को करप्ट कहते हैं, इन लोगों से मुराद अपोजिशन को, तो चले समझ में आती है। फवाद चौधरी साहब पार्लियामेंट में उठ के बाहर कहते हैं लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे, फला कर देंगे, बात समझ में आ जाती है। लेकिन मुल्क से बाहर जब जाते हैं और फिर बताते हैं कि हम सबको अंदर कर देंगे, अपोजिशन सारी की सारी अंदर हो जाएगी, सारे के सारे करप्ट लोग हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हमारे मुल्क में होती है, मुनासिब है। पहली चीज तो ये कि जो अंदर से आदमी साफ होता है, बोल्ड होता है, ब्लंट होता है, नीट होता है, क्लीन होता है, वो हमेशा अपने असूलों की सियासत करता है।
और मुझे खान साहब के ऊपर ये है कि खान साहब की विल है कि मैं इस पाकिस्तान का फ्यूचर बनाऊंगा और पाकिस्तान को करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट कंट्री बनाऊंगा। और इसलिए उन्होंने अपोजिशन से, जैसे 2008 और 2013 में मुकमुका हुआ, उसको उन्होंने तरजीह नहीं दी। उनको पता है कि अपोजिशन सख्त है, पहले से भी स्ट्रांग अपोजिशन है, मगर उनको पता है कि मुझे पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो मुझे अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना है, मुझे बिल्कुल करप्शन फ्री पाकिस्तान, मुझे मफाहमत करनी है, मगर मफाहमत के नाम पे ये कंप्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, असेंबली करनी है नहीं, जैसे असेंबली का एक प्रोसीजर है भाई, असेंबली का प्रोसीजर चले वो भी इसूलों के ऊपर चले। ऐसे नहीं हो कि भाई हम एक तरफ इसूलों के ऊपर सौदेबाजी करें, मफाहमत के ऊपर जो है वो मफादात की सियासत करें, वो अब वक्त नहीं, चला गया। तो मफादात की सियासत, मफाहमत की सियासत की बात नहीं, अपोजिशन की आपने जो अपोजिशन की बात ये कर रही हूँ, उस एतराज को कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर आ रहा हूँ। आपने कहा ना कि अपोजिशन को जिस तरीके से जो है वो अपोजिशन को टारगेट बनाती है, तो क्यों बनाती है? हमें असेंबली में पता है, इस वजह असेंबली में तो हमें पता है कि असेंबली में हमारी पोजीशन क्या है, मगर फिर भी सख्त पॉलिसी इस वजह से करप्शन फ्री बनाना है। दूसरी चीज आ जाए इंटरनेशनली, खान साहब की एक परसेप्शन डेवलप है इंटरनेशनली, पनामा के बाद या पनामा से पहले बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली पता है कि पाकिस्तान में ये करप्शन होती है, पाकिस्तान में पता है, क्यों नहीं पता, सारी चीजों का पता। और इस वक्त जो मिल रहा है गेस्चर यहाँ की लीडरशिप को, वो उसकी ऑनेस्टी की वजह से मिल रहा है। और ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ कि कोई दो पार्टी के अंदर तीसरी पार्टी आके पेनिट्रेट हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक नारे के ऊपर करप्शन फ्री पाकिस्तान, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। अब उसी चीज को मानते हुए अगर लीडरशिप वहां पे भी इंटरनेशनली अपनी कम्युनिटी के साथ बैठती है जो मोरली उनके साथ है कि भाई ये जो मुल्क, जो मैंने वायदा किया है, मैं आज आपको वायदा आपको याद दिलाता हूं कि मैंने जो वायदा किया है उसके ऊपर पूरा करूंगा, उसके ऊपर किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं समझता हूं अगर इन चीजों को दोहराता है, आप बड़ा ख्याल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वायदा की याद नहीं दिलाते। दानियाल चौधरी साहब, एक चीज अगर मैं खलील के आंसर कर, देखिए मेरे भाई हैं, और लेकिन नादिया, जब गरीब बंदा अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन जो स्टेट है वो इकट्ठा सब चीजों को लेकर चलती है। जब एक गरीब बंदा, जो आज ये आपके कैमरामैन की देख रहे हैं, जो मेट्रो में आते हैं, जो 30 रुपए में आते थे आज वो 100 रुपए में आते हैं, यहाँ जो 120 रुपए बिल देते थे आज 180 190 रुपए बिल देते हैं। हम जब लोग इनसे, गरीब बंदा इनसे पूछेगा बिजली क्यों महंगी होगी है, तो आप कहेंगे हम एहतसाब कर रहे हैं। मुर्गी क्यों महंगी हो रही है, क्योंकि हम एहतसाब कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप दाल क्यों आज महंगी होगी है, क्योंकि हम एहतसाब कर रहे हैं। रियलिस्टिक होना पड़ेगा। देखिए आपने हर चीज जितनी चादर हो उतने आप पांव पे लाएं, जितनी चादर हो रियलिस्टिक नहीं होंगे। सवाल यहाँ पर ये नहीं, इन्होंने हमारे से बढ़ के बजट क्यों दिया? बजट डेफिसिट इन्होंने कम किया। सवाल ये है कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिश्ड इमेज है, इसमें खान साहब जो है वो तो उसको एड्रेस कर रहे हैं, उस इस्टेब्लिश इमेज को मानते हैं ये प्रॉब्लम है। तो इस पे आप तक मानेगा नहीं तो उसके इशू है और उसको एड्रेस भी करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। रमेश भाई है ना, मेरे भाई हैं, मुझे अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रही, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं ये कह रही हूँ कि इंटरनेशनली जो कि ऐसे इकबाल साहब और दीगर कह रहे हैं कि वहां जाके आप हमें क्यों कह रहे हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग किया, आप हमें क्यों बता रहे हैं कि हम करप्ट हैं? आप नादिया, आप बाहर जा रहे हैं भीख मांगने, आप जा रहे हैं पैसे मांगने किसी से, और आप साथ कहते हैं, जब भीख मांगने जाते हैं और साथ आप अपने कपड़ों को कर कहते हैं कि हम चोर भी हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में ये भी होता है, हमारी पार्टी में, कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स हैं वो सारे उन सारी चोरों पार्टियों के उठाए हुए हमने हैं, और आज क्योंकि हमारी पार्टी में आ गए तो साफ है। वो मेरे साथ जो 2 मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जो और पार्टीज के हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वो भी पहले मुशर्रफ के दौर में भी करप्शन कर चुके हैं, करप्शन केसेस भी हैं, लेकिन नहीं वो साफ है क्योंकि मेरे साथ है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्ट साहब के लिए आप बात कर सकते हो कि आपको जहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वो आती है, या जहां पे आपको ये नजर आती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे लिए दूसरी आंखें है, उसके लिए उधर आप बात कर सकते हो। मगर कम से कम लीडरशिप की जो विल है, लीडरशिप आज जो करप्शन, लीडरशिप की विल पे तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं ना रेज, हम तो उस पे कर रहे हैं। रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कौन सी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो अवाम के लिए नहीं सोचेगी? हर पॉलिटिकल पार्टी अवाम के लिए सोचेगी, मगर रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि हमें अब सब्सिडी से बाहर निकलना पड़ेगा। IMF हमें क्यों कहे? हमें खुद समझना चाहिए कि हमारे साहब के पास जरा जाना है।
ब्रेक से पहले मैं आपके पास सवाल छोड़ के तो जा रही हूँ, अगर आप ये जो इससे बात हो रही है कि एहतसाब की बात हो रही है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज की बात हो रही है, उस पर आप अपना इनपुट जरूर देना चाहें तो दीजिएगा। लेकिन असल में जो आपसे बात करनी है, जब शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो जाते हैं, वो असेंबली में आते हैं, पहले दिन तो आके उन्होंने 2 घंटे तो अपने बताया कि वो किस अकूबत खाने में रहते हैं, उन पर क्या क्या केसेस हैं। तो प्रोडक्शन ऑर्डर कोई पहली दफा तो जारी नहीं हुए। आप क्यों समझते हैं कि इस किस्म के प्रोडक्शन ऑर्डर इससे पहले भी जारी होते रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि इस किस्म के प्रोडक्शन ऑर्डर जब शहबाज शरीफ साहब को जारी हुए हैं तो वो उनको किसी किस्म का फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या फायदा हो सकता है? मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिएगा, वापस आएंगे तो असद सिद्दीक साहब से पूछेंगे। जी नज़ीर, एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असद सिद्दीक साहब, मुझे बताएगा कि क्यों लगता है आपको कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब को और वो असेंबली में आते हैं, ऑपोजिशन लीडर है, वो गलत है, गैर कानूनी है और उससे उनको फायदा हो रहा है? बहुत शुक्रिया, लेकिन 2 बातें मैं करना चाहता हूं। मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह बैठा हूं कि हमारे यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 या बाकी कवानीन उर्दू में पढ़ाने चाहिए और हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, इनके लिए रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए कानून समझने के लिए। नैब का कानून वो कानून है कि जिसमें वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जाते हैं, इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर भी, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर भी, यानी ये कोई पर्चा दर्ज होने से पहले का प्रोसेस है और ये लॉ प्रोवाइड करता है, आज से नहीं 1999 से है। इसलिए इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जाते हैं और मुलजिम को पकड़ा जाता है और 90 दिन का रिमांड इसके साथ अटैच है। दूसरी एक बात करने के बाद मैं उस तरफ आऊंगा जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा है, इमरान खान अगर वहां गए हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इमरान खान, पाकिस्तानी कम्युनिटी में खिताब करके वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन के आप सोचते थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना भेजें आप, अब नहीं होगा, आपका पैसा जायज तौर पर खर्च होगा। और आपने देख लिया डैम के फंड के लिए जैसे चीफ जस्टिस साहब गए हुए हैं और कितनी पजीराई मिल रही है। अब मैं आता हूं आपके असल सवाल। वैसे मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करती चलूं, आपने चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया कि पजीराई मिल रही है, यकीनन मिल रही है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे चीफ जस्टिस साहब भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा होती है और पाकिस्तान में लूट मार का बाजार है जो कि खत्म करना होगा और अगर करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो गई तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। अच्छा, एक बात बेसिकली आपको पता है, करप्शन का इंडेक्स पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो कोई अनहोनी बात नहीं है। करप्शन के इंडेक्स में पाकिस्तान की जो पोजीशन है, चले ठीक है, आप अपने पॉइंट पे आ जाए। शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों गैर कानूनी? हाँ, मैं अब दूसरे सवाल पे आ जाऊं। देखिए, बड़ा सीधा सा इशू है। नैब लॉ एक स्पेशल लॉ है, इसके तहत 90 दिन का रिमांड देना है। मैं इससे पहले तारीख ढूंढ रहा था कि आज तक रिमांड के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, मुझे कोई ऐसा ऑर्डर मिल नहीं सका। और जैसे ही मैंने 108 रूल पढ़ा है, उसके अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर कस्टडी इन पुलिस की बात है, जेल के, यानी सॉरी, कस्टडी इन जेल के पास है। अगर मुलजिम जेल के अंदर है तो उसको लेके आ जाएं। अब नैब लॉ में 90 दिन का रिमांड है, लिमिटेड टाइम है, 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रही है। मिसाल के तौर पर आज पर्चा दर्ज हो तो 14 दिन के आप ये कहना चाह रहे हैं कि नैब को कवानीन अपने कवानीन से लाइल्म है? ना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा ये चाह रहा हूं, मसला प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर साहब लाइल्म है। स्पीकर साहब ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, जो पहला जारी किया, मैंने वो चैलेंज किया। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये इख्तियार नहीं है कि अभी वो जेल के अंदर नहीं गए हैं, वो इस वक्त हैं फिजिकल रिमांड के दौरान, और फिजिकल रिमांड में अब अदालती इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं। अदालत ने रिमांड दिया हुआ है। दूसरा जो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन आपने देखा कि रूल 31 के तहत स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने जब पेश हुए तो अपना दुखड़ा रोते रहे, नैब के ऊपर एलिगेशन, एक चीज और बता दे, ये सही कह रहे हैं, ये डिस्कस हुआ था कि ड्यूरिंग रिमांड जो है, अगर जेल में कोई चला जाता है तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, ड्यूरिंग रिमांड जो है वो नहीं इशू होते हैं। मगर एज ए गेस्टर उन्होंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन है और इस वजह से उन्होंने मगर स्पीकर को पावर एक चीज क्या नैब ऑथराइज है कि वो उसको डिसमिस कर दे, मतलब एक्सेप्ट ना करे, मना कर दे, डिक्लाइन कर दे? देखिए, बिल्कुल ऑथराइज है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। मैंने इसीलिए स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखा और मैंने चेयरमैन नैब को भी लिखा है। 2 बातें, एक तो रूल 31 की खिलाफ वर्जी है, रमेश कुमार साहब ये मेरी बात को सेकंड करेंगे, वहां लिखा हुआ है कि आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते, सेडिशन नहीं कर सकते। वो मैंने
यही बेस बना के अदर साहब वो मैंने बात की थी, वो एक प्रोग्राम हुआ था उसके ऊपर मैंने, जब उन्होंने डीजी नैब ने जब खिताब किया अपना मुख्तलिफ चैनल पे बात की, तो मैं भी एक प्रोग्राम में बैठा था जियो पे, मैंने भी ये बात की कि जब रिमांड के ऊपर कोई बंदा है तो उसको एक तो स्पीकर ने पावर अपना यूज करके एक क्लास है 3 जिसके तहत उन्होंने उनको बुलाया, तो उसके आने के बाद जो वहां पे प्रोसीडिंग हो रही है वो उनको असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने कहा आपने डीजी नैब को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फिर मियां साहब को भी ये असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी। बैरिस्टर साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको फेवर दिया जा रहा है अपोजिशन लीडर को, ये तो आप एहसानमंद हो इस हुकूमत के स्पीकर। सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा मुझे, मैं बात खत्म। जी असर साहब बात खत्म कर ले फिर आप। जी हाँ, मैं देखिए ना, रूल 31 के अंदर पाबंदी है, रूल 31 शहबाज शरीफ साहब ने तोड़ा है। और दूसरी बड़ी अहम बात है कि स्पीकर के पास ऐसे लामहदूद इख्तियारात नहीं है। यानी क्या उन्होंने कर दिया, कितनी लेजिस्लेशन पास कर ली, कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज से जितने दिन गए हैं उतने दिन कम करके आपने को 15 दिन पहले रखा है, अब फिर प्रोडक्शन ऑर्डर 7 दिन के लिए दे दिया है। यानी क्या कोई बजट डिबेट चल रही थी, क्या ऐसा अहम इशू चल रहा था जिसके लिए अपोजिशन लीडर को मौजूद होना चाहिए था? यह कानून में मुदाखलत और अपने इख्तियार से तजावुज किया स्पीकर नेशनल असेंबली को, इसलिए मैंने उनको लिखा है और यह मामला में अदालत में अगले हफ्ते में बाकायदा मैं चैलेंज करने जा रहा हूं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या स्पीकर को इतने इख्तियारात हैं? स्पीकर इज ऑल्सो सबसर्विएंट टू दी लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ कानून बना दें, अब नया ला कानून। आपकी बात मुकम्मल हो गई तो जरा बैरिस्टर वो भी लॉ एक्सपर्ट ही हैं, लॉ के बंदे हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। जी दानिया चौधरी साहब। देखिए जी, जहां भी मैंने सुना कि यहाँ के जब कंपेयर किया गया शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को और चेयरमैन डीजी नैब के, देखिए आपका जब नैब का चेयरमैन है, ही इज अंडर ओथ, और आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1989 अमेंडमेंट एक्ट 2 1997 जो है, वो आपको जो बयान उसको इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं, उसमें कोई भी आपको जो बयानिया दिया गया हो वो सिवाय कोर्ट के और ये अपने सबॉर्डिनेट्स के अलावा आप नहीं दे सकते, और वो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है। और जब आप प्रिविलेज इंफॉर्मेशन आप बाहर देते हो, बिल्कुल डीजी नैब से, जब आप प्रिविलेज इंफॉर्मेशन आप प्रिविलेज, एक सेकंड, जब आप वो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन बाहर देते हो तो आप उस ओथ की वायलेशन करते हो जो आप अपने कुरान पाक के ऊपर लेते हो, आप ओथ की वायलेशन है ये आपकी क्लियरली। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, देखिए आपको रूल्स और प्रोसीजर्स जो हाउस के हैं वो आपकी सैंक्टिटी और आपका जो बयानिया है उसको प्रोटेक्ट करता है। आपने इसी पार्लियामेंट में आपने एक आर्मी चीफ को भी बुलाया हुआ है और आपने क्वेश्चन किया है। आपने इसी पार्लियामेंट में आपने ऐसे बयानात दिए हैं जो आप अगर शायद बाहर दें पार्लियामेंट के बाहर तो आप पे शायद ट्रीजन का केस भी फाइल हो जाए, लेकिन बिकॉज द सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्रोटेक्ट्स यू एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट्स यू, so he has all the right to tell how he was treated and how what was asked। दोनों चीजें गलत है, मैं समझता हूँ। खोसा साहब है तो खोसा साहब इसको एग्री करते हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब को जारी किए गए हैं तो स्पीकर ने अपने जो उनके इख्तियारात हैं उनसे तजावुज किया है, क्योंकि ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि रिमांड पर एक बंदा हो और उसको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो। वो अगर जेल कस्टडी में है इस तरह से तो जारी हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल सेशन चल रहा है, बजट सेशन है, इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन लीडर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं सर, आप भी बड़े सीनियर कानूनदान हैं। देखिए, पार्लियामेंट की जहाँ आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का ये इस्तेहकाक इससे मजरू होता है अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर पर उसे प्रोड्यूस न किया जाए। जो भी इदारे हैं, चाहे वो डिटेंशन वाले हों, चाहे वो प्रिजन की इदारा हो, वो पाबंद है उस चीज की प्रोडक्शन ऑर्डर को ऑनर करने में। तो इसलिए इसमें तो कोई मेरे नहीं ख्याल कि कोई ये इशू है ऐसा है। अगर किसी को चैलेंज करना जो है मकसूद है तो वो कर ले, अदालतें मौजूद है, उसमें उसकी जो है तशरीह कानून की वो तौवील ले ले। इंटरप्रिटेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी लॉज का अदालतों का उस पर दस्तरस भी है, अख्तियार भी है, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जहाँ हमारा पार्लिमानी ये निजाम है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन की बात है, वहाँ सॉवरेनिटी पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। तो पार्लियामेंट की सामने अगर हो रहा है तो वो पाकिस्तान के अवाम की जो है मसाइल का जो है डिस्कशन हो रही है, उनको टेकअप किया जा रहा है, कवानीन बन रहे हैं या उस पर बहस हो रही है, जिनकी पॉलिसी है वगैरह वगैरह।
तो उसमें तो मेरे ख्याल में आप आवाम के इस्तेहकाक को मजरूह करते हैं। अगर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या कोई भी एमएनए हो, क्योंकि वो भी इलेक्टेड होता है, लोगों का नुमाइंदा होता है, वो आवाम खुद जिस तरह खुद अब 23 करोड़ आवाम तो नहीं पार्लियामेंट में, वो इलेक्टेड अपने नुमाइंदों को भेजते हैं और वो ही सॉवरेन होती है। अगर आप रूह भी देखें आइन की, तो पाकिस्तान के अवाम का ये इमरानी मुआहिदा जो है उसके ताबे ही सभी इदारे चलते हैं। अच्छा, तो मुझे तो कोई ऐसा इबाम नहीं है। नहीं है आपको। अजहर सिद्दीक साहब, आप इसमें कुछ सवाल करना चाहेंगे? टेंशन में हो चाहे वो जेल में हो। अच्छा, मैं खोसा साहब हमारे सीनियर हैं, मेरा बड़ा सीधा साहब, कानून के तालिब इल्म होने के नाते ये आईने पाकिस्तान के तहत इस्तिस्ना नहीं है, ये रूल्स बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, दैट कैन नॉट ओवरराइड नैब लॉज। लेकिन एक बात मैं और आपके सामने करता हूं, 248 आर्टिकल है जिसके साथ इस्तिस्ना है। आसफ अली जरदारी साहब को बाकायदा कंटेम्प्ट की पिटीशन फायर हुई और उन्हें सदारती ओहदा छोड़ना पड़ा था। उन्होंने अपने तौर पर इस्तीफा दे दिया, जैसा भी खोसा साहब उसमें पेश होते रहे हैं। एक इन्होंने इस्तिस्ना की बात की, इन्होंने हमारे दानियाल साहब ने कि कहा गया वो जो कुछ मर्जी के आर्टिकल 66 के तहत इस्तिस्ना नहीं जो मर्जी कह लें, इसकी जिंदा मिसाल मौजूद है। पनामा लीग के अंदर आसिफ सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जो तकरीर आपने की है वो इस्तिस्ना नहीं है, मादर पिदर आप आजाद नहीं है। मैं तो बड़ा सीधा सा कह रहा हूं भाई, पार्लियामेंट सुपरविजन की बात नहीं हो रही, ना सुपरमेसी की बात हो रही है। बात हो रही है कि करप्ट आदमी जिसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बाकायदा एक लिमिटेड टाइम का एक पीरियड है 90 दिन के अंदर, अगर वो 90 दिन पार्लियामेंट में गुजार लेगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और रूल जो है ना, दे कैन नॉट ओवरराइड नैब लॉ। ठीक है। पहली बात मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा और ना ही नैब लॉज की बात कर रहा हूँ, मैं तो आइन की तशरीह की बात कर रहा हूँ। आइन सुप्रीम है और आइन की आप रूह देख लीजिएगा, उसमें पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, सुपरमेसी, प्रीमेसी मौजूद है। तो इस नाता प्रोडक्शन ऑर्डर पे कोई एतराज नहीं। जो आपकी दूसरी बात है, आपने किसने कहा कि तफ्तीश अगर मुलज़म नहीं होता या मुलज़म शामिल नहीं होता तो तफ्तीश में कोई खदगन हो जाती है, रुकावट हो जाती है, माने हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तफ्तीश करना और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है इकट्ठा करना और उस पर जो है की बुनियाद पर चालान करना, मुलजिम को मौका देना होता है। लेकिन ये कोई फर्ज नहीं है कि मुलजिम के पाँव जाके पकड़ेगा तफ्तीशी, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा या अदालतों में जवाब दे को जो मुलजिम उसका इस्तेहकाक होगा। लेकिन तफ्तीशी अमल जो है वो इस बिना पर नहीं रुकता कि कोई मुलजिम मफरूर हो गया है या किसी मुलजिम रिमांड जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर इस तरह से जारी नहीं करते, वो वहाँ है, उससे माफ कीजिएगा, तफ्तीश नहीं रुकती है। तफ्तीश करना का काम है, इदारों का काम है और उसमें किसी चीज की जो है उनको मोहताज नहीं। ये प्रिविलेज खोसा साहब सबको दे दें। खोसा साहब आपको आवाज आ रही है ना, जुडिशियल रिमांड पे फिर हर एक को दे दें, फिर तमाम को फिर जरूरत नहीं है, फिर वो कस्टडी का कानून खत्म कर दें, जुडिशियल रिमांड, फिजिकल रिमांड का कानून खत्म कर दें। इस तो सवाल फिजिकल रिमांड की बात है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। फिजिकल रिमांड का मतलब है तफ्तीशी इदारों के पास जाना है। मैं तो सर ये छोटा सा कानून का तालिब इल्म होने वाले से ये बात कर रहा हूं। नहीं, सारे एमएनए नहीं होते, सारे पार्लियामेंटेरियन नहीं होते। आपके 23 करोड़ में से कितने पार्लियामेंट हैं? 342 का सारा हाउस है और 104 सेनेटर है। ये एग्जम्पशन बता दें मुझे, हमने भेजा है, बहस नहीं करना चाहता। ये एग्जम्पशन बता दें कि पार्लियामेंटेरियन को एग्जम्पशन है। नहीं, एग्जेम्पशन की मैं बात नहीं कर रहा भाईजान, मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो। अच्छा अजहर साहब एक सेकंड, खोसा साहब आपको आवाज आ रही है? जवाब दिए। खोसा साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये डॉक्टर रमेश कुमार साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको पता है मैं भी सुप्रीम कोर्ट में काफी इन 15-20 सालों का मेरा भी एक्सपीरियंस है, आता रहता हूँ, कानून पढ़ता रहता हूँ। सिंपल में बात यह है कि जब आदमी रिमांड के दौरान होता है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो ठीक है, स्पीकर को पावर है, जारी कर सकता है और उसने जारी किए अपने पावर इस्तेमाल करते हुए। मगर आने के बाद क्या वो जो सब जुडिशियल मैटर होते हैं या जो अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर होती हैं, वो अगर किसी ऑफिसर के ऊपर पाबंदी है कि वो मीडिया से डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो बंदा क्या पार्लियामेंट के अंदर आके
वो चीजें ओपनली कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वहां पे वो चीजें डिस्कस हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, सिर्फ ये मुझे बताएं। देखिए, जो सब जुडिस हो उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो स्पीकर जो है वो उसको स्क्रीन ऑफ कर सकता है, उसको हज़फ कर सकता है, उनको रोक सकता है किसी स्पीकर को। ठीक है। अगर वो बोलता है और आपका मीडिया उसको कैरी ऑन, अजहर साहब की जो एप्लीकेशन, अजहर साहब ने जो एप्लीकेशन दी है वो यही दी है कि इन्होंने कानून तोड़ा है। अजहर साहब की एप्लीकेशन यही है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है उसके किसी स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट से कानून शहादत ये कहता है कि उसे कन्फ्रंट किया जा सकता है। इसीलिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब मसाइब का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने पार्लियामान में एक तकरीर की जिसमें उनका बिल्कुल मौक़िफ़ जो है वो मुतसादिम था। जो आप एक चीज और ऑर्डर करें, एक चीज अगर आप आंसर कर दें कि मैटर सब जुडिस कैसे हो सकता है जब तक उसकी चार्जशीट ही ना फाइल हुई हो। अभी तो उसकी चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई, अभी तो केस भी फाइल नहीं हुआ। खोसा साहब तो इनको जरा बताएंगे कि अभी तक अगर वो बयानिया अपना पेश करते तो सब जुडिस नहीं है। मैं जब पनामा का केस चल रहा था, मैं उस टाइम पे भी इनको भी पता था, PMLN को भी बताता था, PTI के दोस्तों को बताता था कि ये चीजें गलत हो रही है, कोर्ट के अंदर होती है, बाहर आके आप कोर्ट के बाहर आके दूसरी कोर्ट लगाते हैं, आप अपनी रिमार्क्स देती हैं, ये सारी चीजें गलत थी। आज भी ये चीजें गलत हो रही है कि अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन कोई चीज चल रही है तो चाहे DG नैब को भी नहीं बात करनी चाहिए बाहर, और चाहे मियां शहबाज शरीफ साहब को भी असेंबली के अंदर आके असेंबली के हवाले से आते हैं, असेंबली की बातें करें, अपने हवाले से ये बात नहीं करें। सारे बाहर आके अपनी जजमेंट सुनाते थे। शहबाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया सुनाया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया, उनको क्या हरास किया गया, किस तरह उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, अगर ये जो केस नहीं। बहरहाल बात यही है जो मैं इस तमाम चीजों में समझी हूँ, हमारे साथ बड़े सीनियर पैनलिस्ट थे, मैं जो समझी वो ये है कि अजहर साहब की जो दरख्वास्त है वो इस लिहाज से गलत नहीं है कि ये इस्तेकाक है स्पीकर का कि वो इसको करे या ना करे। और नैब के कवानीन में चाहे अगर अजहर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप पे अगर वो आप रिमांड में हैं, आपसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर आप कहते हैं कि उनको आके ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि स्पीकर का इस्तेकाक है इसलिए वो ये ऑर्डर जारी कर रहा है। तो नैब में चली जाए, नैब मैं जो बात कह रहा हूँ स्पीकर इस्तेकाक इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अदालत ने रिमांड दिया हुआ है, मैं मामला ले जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर। लेट दैट मैटर बी सेटल्ड बाय द कोर्ट। आपका भी शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच। सवाल यह है कि अपोजिशन, जो हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है, 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, नजरसानी होगी, इमरान खान साहब खुद आएंगे, वो बताएंगे उन्होंने इस दौरान क्या किया। लेकिन जैस फार एज शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर, वो जो एक्चुअल सूरत हाल थी वो अभी हमने आपके सामने रखी है। प्रोग्राम से दीजिए नाते में से कोई इजाजत, अल्लाह हाफिज।